नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एडू फैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में भूगोल यानी ज्योग्राफी से संबंधित कुछ प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि आज की श्रृंखला में कौन कौन से ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, आज की श्रृंखला में पहला प्रश्न है, ज्योग्राफी किस भाषा का शब्द है? जो बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है, ज्योग्राफी किस भाषा का शब्द है। आप में से सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ज्योग्राफी जो कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ एक होता है आपका जियो और दूसरा होता है ग्राफी। ठीक है, तो जो जियो है इसका अर्थ है अर्थ। इंग्लिश में अर्थ यानी पृथ्वी है और हिंदी में ग्राफी में इसका अर्थ हो जाएगा वर्णन। यानी ज्योग्राफी का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन, यानी हम इसे कह सकते हैं कि इसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ज्योग्राफी जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। ये दो वर्णों से मिलकर बना हुआ है। एक जियो यानी इंग्लिश में बोलेंगे अर्थ यानी पृथ्वी, और दूसरा है आपका ग्राफी यानी ग्राफी को इंग्लिश में बोलेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ, यानी अर्थ ऑफ डिस्क्रिप्शन, पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, ये हो गया आज का आपका पहला प्रश्न जिसमें आपका कहा गया है कि ज्योग्राफी जो है वो किस भाषा का शब्द है। तो आप में से सभी विद्यार्थी जानते हैं कि ये ग्रीक भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो किसने किया था, ये आपसे पूछा गया है। तो ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया गया था वो इरेस्टोस्थेनीज ने किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ये हिकेटियस को कहा जाता है। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्थलमंडल के बड़े भाग को क्या कहा जाता है? दोस्तों, स्थलमंडल के बड़े भाग को क्या कहा जाता है? तो ये आपका प्रायद्वीप कहा जाता है। ठीक है, और 7 प्रायद्वीप हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, साउथ अमेरिका और एक आपका सबसे बड़ा जो भाग है स्थलखंड है वो आपका एशिया है, और एशिया में ही एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आपका प्यारा भारत आता है। तो याद रखिएगा, स्थलमंडल के बड़े भाग को महाद्वीप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जलमंडल के बड़े भाग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, जलमंडल के बड़े भाग को क्या कहा जाता है? आप बताएंगे महासागर कहा जाता है। ठीक है, और जलमंडल के जो बड़े भाग हैं, जलमंडल है जो पूरी पृथ्वी पर, वो 70.8% है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगर हम महासागरों की बात करें तो सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर है और सबसे छोटा महासागर जो है वो आपका आर्कटिक महासागर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? दोस्तों, इसका आंसर आपको पहले ही मिल गया, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी, उपरोक्त दोनों। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है और सबसे छोटा महासागर जो है वो आपका आर्कटिक महासागर है। अगला प्रश्न है, आधिकारिक रूप से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा कब मिला था? तो दोस्तों, आधिकारिक रूप से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा 13 फरवरी 1931 को मिला था। ठीक है, और 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली जो थी वो राजधानी बनी थी। ठीक है, आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप उसमें पढ़ेंगे कि कैसे कलकत्ता से दिल्ली को स्थानांतरित किया गया था 1911 में, जब कुछ ब्रिटिश अधिकारी दिल्ली आए थे और इन्हीं के सम्मान में जन गण मन अधिनायक जय हे जो आज हमारे भारत का राष्ट्रगान है उसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने
लिखा था। अगला प्रश्न है गांगे डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? तो गांगे डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव जो घोषित किया गया था वो 4 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया था। तो विकल्प आपका यहाँ सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? दोस्तों भारत की पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है वो 29-33 किलोमीटर है, याद रखिएगा। उत्तर से दक्षिण भारत का विस्तार कितना है? तो ये आपका 32-14 है, विकल्प डी सही हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। एक आपका गुजरात हो गया, दूसरा आपका राजस्थान हो गया, तीसरा फिर आपका एमपी हो जाएगा, चौथा आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, इसके बाद में पांचवा आपका झारखंड हो जाएगा और इसके बाद में आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद में आपका मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है और इसी क्रम में आप याद रखिएगा, क्योंकि क्रम से अगर पूछ लिया जाएगा तो फिर ट्रिक आपकी काम नहीं करेगी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है विश्व के क्षेत्रफल के आधार पर भारत का स्थान है। विश्व के क्षेत्रफल के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों विश्व के क्षेत्रफल के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है? तो 7वां स्थान है, याद रखिएगा। पहला है आपका रूस, फिर आपका कनाडा, इसके बाद में आप चीन के बाद में अमेरिका के बाद में जो आपका देश आ जाएगा वो ब्राज़ील आ जाएगा और ब्राज़ील के बाद में ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के बाद में आपका भारत आ जाएगा और भारत के बाद में अर्जेंटीना आ जाएगा और अर्जेंटीना के बाद में कजाकिस्तान आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो 1 2 3 4 5 6 और ये आपका 7 भारत। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत की स्थलीय सीमाएं कितने देशों के साथ में बनती हैं? यानी भारत अपनी स्थलीय सीमा को कितने देशों के साथ में साझा करता है, ये आपको बताना है। तो भारत कुल 7 देशों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है, याद रखिएगा। ठीक है, 7 देश कौन कौन से हैं? तो वो हैं आपके बांग्लादेश, फिर आपका हो जाएगा चीन, इसके बाद में पाकिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान नेपाल हो जाएगा, नेपाल के बाद में आप म्यांमार भी लिख सकते हैं, म्यांमार और भूटान भी है और भूटान है और सबसे कम जो है वो अफगानिस्तान की है। ठीक है, ये जो क्रम आपको दिया गया है कि बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, ये आपका राज्यों की एक दिशा में क्रम नहीं है बल्कि ये क्षेत्रफल के आधार पर है। ठीक है, और इसकी अगर आपको ट्रिक याद करनी है तो आप ट्रिक याद कर लीजिएगा, बचपन MBA। ठीक है, आप सभी को बचपन में MBA करना है, तो इस ट्रिक से अगर आप याद रखेंगे तो ये आपको क्षेत्रफल के हिसाब से सेट करवा देगा। ठीक है, बचपन से बा से बांग्लादेश, चा से चाइना, पा से पश्चिम बंगाल, ना से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफगानिस्तान। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आप सभी को बचपन में MBA करना है। अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में कब अपनाया गया? तो जो सत्यमेव जयते है ये 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, और इसे एक प्रश्न यहाँ पर और बन जाएगा कि इसे मुंडको उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है और सर्वप्रथम 1918 में मदन मोहन मालवीय जी ने सत्यमेव जयते का नारा दिया था, ये बात भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में कब घोषित किया गया था? तो गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बाघ को राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया? तो दोस्तों बाघ को 18 नवंबर 1972 में राष्ट्रीय पशु के रूप में घोषित किया गया था और
18 नवंबर 1972 से पहले आपका शेर राष्ट्रीय पशु हुआ करता था। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, कमल को राष्ट्रीय पुष्प कब घोषित किया गया? कमल को राष्ट्रीय पुष्प 26 जनवरी 1950 को घोषित किया गया था। ठीक है, याद रखिए। और इसका वैज्ञानिक जो नाम है वो नेलुम्बू न्यूसीफेरा है, ये भी आप याद रख सकते हैं। हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में कब शामिल किया गया? तो हाथी को राष्ट्रीय पशु विरासत के रूप में अक्टूबर 2010 में शामिल किया गया था। तो विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया था? तो दोस्तों, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है, और इसे सबसे पहली बार 7 अगस्त 1906 में फहराया गया था। ठीक है, कहाँ पर? तो ये कोलकाता में फहराया गया था। और अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि कोलकाता में कहाँ फहराया गया था, तो दोस्तों कोलकाता में ये फारसी बागान में फहराया गया था। ठीक है, इसे किसने डिज़ाइन किया था? तो आप याद रखिएगा, पिंगली वेंकैया ने इसे डिज़ाइन किया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोर को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में कब अपनाया गया? तो दोस्तों, मोर को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में 26 जनवरी 1963 को अपनाया गया था। ठीक है, और ये जो मोर है ये म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अपनाया गया था? तो अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, जन गण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में कब अपनाया गया? तो इन दोनों को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, याद रखिएगा। अब अगर ये जनगण मन की बात करें तो इसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। और राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है, इसे जो लिया गया है आपके आनंद मठ से। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी को राष्ट्रीय राजभाषा के रूप में कब अपनाया गया? तो हिंदी को राष्ट्रीय राजभाषा के रूप में अपनाया गया था, कब अपनाया गया ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, हिंदी राजभाषा कब बनी? 14 सितंबर 1949 को। यहाँ पर अगर आपसे आर्टिकल पूछा जाएगा तो आप आर्टिकल बता देंगे 343 का फर्स्ट। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। सही विकल्प में आपका ए में कहा गया है कि सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है, बिल्कुल सही बात है। दूसरे विकल्प में आपसे कहा गया है कि सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा वाले प्रदेश अंडमान निकोबार है, ये भी ठीक है। प्रदेश यहाँ पर आ जाएगा, यूटी की बात कर रहा है, यानी संघ शासित प्रदेश की बात कर रहा है। इसके बाद में आपसे कहा गया है कि सर्वाधिक छोटी तटीय रेखा वाला राज्य दादर नागर हवेली एवं दमन है। तो दोस्तों, यहाँ पर तीनों विकल्प सही हो जाएंगे। इस हिसाब से आपका विकल्प डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक राज्यों के साथ में सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक राज्यों के साथ में सीमा साझा करने वाला जो आपका राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है वो 8 राज्य और 1 यूटी। ठीक है, 1 यूटी कौन सा वो हो जाएगा? वो आपकी राजधानी हो जाएगा। इतने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर्स में शामिल नहीं किया जाता है? तो दोस्तों, 7 सिस्टर में कौन सा राज्य शामिल नहीं किया जाता है ये आपको बताना है। तो 7 सिस्टर्स में जो राज्य आपका शामिल नहीं है वो आपका सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी राज्य 7 सिस्टर्स में शामिल किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, और इसमें जो सबसे बड़ा राज्य है वो आपका अरुणाचल प्रदेश है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO की स्थापना 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए आपसे तो इसका मुख्यालय लंदन में है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला
प्रश्न है, भारत में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो भारत में राज्य और संघ शासित प्रदेशों की संख्या आपसे पूछी गई है, जिसमें से 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। आपका सही विकल्प ए हो जाएगा। निम्न में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। पहला कहा गया है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संघ शासित प्रदेश दिल्ली है। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात कही गई है आपसे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश लद्दाख है। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में कहा गया है कि जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है। तो यहाँ पर आपके तीनों विकल्प सही है, यानी विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। ये आज के प्रश्न थे जो आपके आज की श्रृंखला में शामिल किए गए हैं। आपको इन प्रश्नों से कितनी जानकारी मिली, कितना रिवीजन हुआ, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई सुझाव है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।